जेई मेन में रखे हैं, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल के हो सकते हैं, हाई लेवल के, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा कोशिश करो कि कर पाओ, क्योंकि हमें करना तो भाई यही क्लियर करना है ना। According to Bohr model of an hydrogen atom, the angular momentum of an electron is given stationary state is quantized. Stationary state is quantized, वो कह रहा है कि जो बोर मॉडल का एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज होता है। तो ये जो n मतलब है ना, इसी का मतलब होता है क्वांटा। हाँ भाई, ये क्वांटाइज होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बात समझ में आई क्या कह रही हूँ मैं? क्वांटाइज मतलब कि क्या, कोई एक होल नंबर होना, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो। बोलो भाई, अमन, पीयूष, शिखा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्या बोर मॉडल ने जो हाइड्रोजन एटम का बोलता है एंगुलर मोमेंटम गिवन स्टेशनरी स्टेट में, मतलब कि जब वो एक स्टेशनरी स्टेट में है तो क्या होगा, ये क्वांटाइज होता है। यस, क्वांटाइज होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई बोर मॉडल का जो था वो वायलेट कर रहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। पीयूष कर रहा था ना, क्योंकि बोर ने क्या कहा, उसने रेडियस भी निकाल दिया और वेलोसिटी भी निकाल के दे दी एक ही बारी में। लेकिन एक्चुअल में हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि भाई हम वेलोसिटी और पोजीशन एक बारी में निकाल, मोमेंटम और पोजीशन जो एक बारी में नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई, समझ में आया? आपके एग्जाम में कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आने वाली है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपकी बुक्स के अंदर दिए हैं, क्वेश्चन जो दिए हैं बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर कैलकुलेशन नहीं होगी। देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, अपने आप भी करने की कोशिश करो। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी है, इट्स एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट। हमें भाई एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18। क्या होता है अभी आगे, तो बता देगा मुझे? इसके आगे क्या था एनर्जी का फॉर्मूला? पीयूष, अमन, बता सकते हो? नैन्सी, रितेश, हाँ बोलो क्या? मैम इनटू z अपॉन में n स्क्वायर। रितेश, तुम बता सकते हो? जहांशु, हाँ निधि बोलो। z² बाय n स्क्वायर। z² बाय n स्क्वायर आपका फॉर्मूला था हाइड्रोजन, ठीक है भाई। किरण, ये z² है। यस मैम। ठीक है, ये अभी तो यहाँ पे z का कोई काम नहीं था, इसलिए आपका कोई वो नहीं पड़ा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि z² है अपॉन में n स्क्वायर है। भाई क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में, -2.18 इंटू 10 की पावर -19 18 अपॉन में 9 हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट के लिए। भाई आपको बोलता है 1/3 ऑफ दिस वैल्यू, नहीं 3 टाइम ऑफ दिस वैल्यू, नहीं 1/9 ऑफ दिस वैल्यू। यस, 1/9 हो गया इस वाली वैल्यू का। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर लोगे भाई? भाई जिसके ये क्वेश्चन आ गए एग्जाम में वो तो इजी हो जाएगा उनके लिए करना। बोलो भाई, बात समझ में आई? जहां पे आपको स्क्रीन में ये दिखाई ना दे ठीक से तो मुझे बता देना। जो बच्चे फोन पे क्लासेस ले रहे हैं मैं जूम कर दूंगी, ठीक है बच्चे? अपना पर माइक ऑन करके तुम्हें बताना पड़ेगा। अभी क्लियर? मैम, हाँ बोलो अर्पिता। मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दो। मैम एक्चुअली हाफ दिख रहा था। ओके मैम। हाँ, इतना ही, चलो। दो स्टेटमेंट फिर से आ गई। इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने किया था ना भाई, क्या होता था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि आपने एक मेटल है, जो मेटल पे क्या कर रहे हो, एक रेज जो है एच न्यू वाली तुमने कोई एनर्जी से स्ट्राइक करी। हाँ बोलो प्रियंका। मैम आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होगी बस। बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। नया चैप्टर स्टार्ट करना था क्या? भाई आएगा नहीं करना क्वेश्चन, यही में किस तरीके के आ रहे हैं पता नहीं चलेगा तो क्या फायदा, है ना। इसलिए एच न्यू से आपने एच न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई वेव्स आपने मेटल के ऊपर डाली, तो मेटल तब तक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलता। कब तक नहीं निकलता भाई? जब तक कि ये जो एच न्यू वाली जो है ये कहाँ ना पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन तक की वैल्यू तक ना पहुंच जाए। किया था ना भाई ये एच न्यू इक्वल टू क्या था आपका, एच न्यू नॉट प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। फिर एच न्यू नॉट तक ये पहुंचता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जितना वर्क फंक्शन था वो, फिर इलेक्ट्रॉन जो निकला इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, जिसे इससे ऐसे डिनोट करते हैं, या डब्ल्यू फिर नॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मिनिमम एनर्जी ये कौन सी होती है? मिनिमम एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे क्या मिल रही है मुझे? मिनिमम एनर्जी मिल रही है, कि कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो उसे मिल गई मेटल को। फिर वो क्या कर देता है, बाकी की एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में करता है, ठीक है ना। यही था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब स्टेटमेंट देखते हैं. इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यस, अगर ये जो है ग्रेटर देन हो जाता है, इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा हो जाता है HNU, तभी निकलता है इलेक्ट्रॉन. बोलो भाई, जो मैं स्ट्राइक कर रही हूँ, अगर वो मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन जो एमिट करता है. यस, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. When the photon of energy strike an electron in the atom, energy strike of an electron in an atom, transfer of energy from the photon of electron to take place. भाई क्या ये एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को? नहीं, ये नहीं कर रहा. ट्रांसफर नहीं कर रहा है वो. पहले वो HNU में कन्वर्ट हो रहा है वहां से, और फिर वो मेटल के में से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है. नेक्स्ट, इसमें कौन सा? A is correct but R is not correct. ठीक है, चलो इस एक ये क्वेश्चन है. इसमें जो ऑप्शंस थे वो मैंने गायब कर दिए हैं, पर लेकिन क्वेश्चन है क्या कि हेनरी मोज़ले एक एक्सरे स्पेक्टर, ये सारे अभी आए हैं जो 2023 में आपका अभी हुआ है ना एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन अभी आए हैं. अगर जब 12th के बाद जब तुम कभी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओगे तो एक बार ये पूरे पेपर उठाकर, जो ये वाली जो PDF है संभाल के रखना अपने पास, इसको उठा के फिर से एक बार रिवाइज कर लेना. सिर्फ ये क्वेश्चन तुम कम से कम अभी जो टेस्ट होएगा उसमें भी रिवाइज करना दोबारा से सारे क्वेश्चन. और तो इसे बार बार जब तुम रिवाइज करते रहोगे तो एटलीस्ट इस तरीके के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे. ठीक है भाई तनिषा? मैम इस बार का पेपर बॉम्बे में हुआ था ना जेई का? बस सारी जगह होता होगा, हर जगह होता है. हर जगह. चलो शांत हो. नहीं, Henry Moseley studied X-ray spectra of element, the graph which represent his observation. भाई हमें पता है HNU is equal to में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर के. यही होता है ना भाई? हाँ या ना? ये कहाँ से एक स्टेटमेंट पता है ना सबको? E is equal to में E मतलब कि HNU होता है इक्वल टू में -2.18 into 10 की पावर -19 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर. हाँ या ना? बोलो भाई, हमने पढ़ी है ना ये स्टेटमेंट्स. तो वो बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे डेल्टा ई है तो ये प्लस हो जाता है. अब वो बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये किस किसके बीच में बनाया है? फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में. भाई फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो 1/z², ये रिलेशन होगा. फ्रीक्वेंसी और जेड नीचे आ जाए, फ्रीक्वेंसी और आपका सॉरी जेड का है सामने है ना. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, यही होगा. बोलो भाई अमन, हाँ या ना? समझ में आई बात? न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के. और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ न्यू? देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भेज दिया. क्या ऐसे ये सकते अंडर न्यू अपॉन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड? तो मेरा जो ग्राफ है इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि यहाँ पे तो अंडर रूट न्यू था और यहाँ जेड था और इसको इस तरीके से डिनोट किया था. बोलो भाई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें न्यू अंडर रूट के अंदर है, या तो ये वाला करेक्ट होगा कि न्यू अंडर रूट में हो और जेड के वर्सेस बनाया हो, या फिर ये वाला ग्राफ ठीक होगा जिसमें न्यू यहाँ पर और नीचे जेड स्क्वायर ये बना और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन निकालो. हाँ ना या ना? या तो ये अंडर रूट होगा, ये खाली जेड होगा, या तो फिर ये न्यू होगा, ये जेड स्क्वायर होगा. बात समझ में आ गई भी? ग्राफ पता है ना हम लोगों को कैसे बनते हैं? ग्राफ पता है ना? तो ये 3-4 ग्राफ थे जिसमें न्यू एक बार अंडर रूट न्यू था, एक बार जेड था, एक बार डायरेक्ट चेंजेस करके दे रखे थे. तो जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो अगर ये होता या फिर ये वाला, तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन था वो ठीक था. चलो नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे पूरे उसके अंदर. जो मैंने कल रिलेशन करवाया था याद है किसी को? अगर मैं दोबारा से बताऊं तो हमने एक रिलेशन किया था MVR इज इक्वल टू में NH2π होता है, और फिर लास्ट में हमने देखा था डी ब्रोगली का रिलेशन H/P लैम्डा होता है, और लास्ट में हमारे पास एक रिलेशन आया था कि 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है. ये हमने प्रूफ किया था, याद है कल की क्लास है ना? मैंने बोला भी था कि ये दो रिएक्शन आप ये दो याद रखो, इन दोनों के साथ इधर उधर भेज भाज के यहाँ तक लेकर आ जाओ इसको. 2πr n लैम्डा. ठीक है भाई? Yes, अब क्वेश्चन देखो. इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0, ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है a0. अब फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है, अगर रेडियस का फॉर्मूला पता होगा तो क्या होता है? r a0 आगे
आर इक्वल टू ए नॉट रेडियस, बहुत रेडियस का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू ए नॉट, बताइएगा क्या था आगे, एन स्क्वायर बाय जेड। तनीषा, साची, रोहित, क्या था भाई आर का फॉर्मूला रेडियस निकालने के लिए? यहाँ ए नॉट जो होता है मतलब आर 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड किया था ना, पिकोमीटर में निकालना होता है तो, और यही ए नॉट में इसको ही बोलते हैं भाई 52.9। हाँ या ना? ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट जो है ना वो ये 52.9, इसको उसने ए नॉट ले लिया है। ये फॉर्मूला रेडियस के लिए याद रखना, रेडियस इक्वल टू होता है ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला होता है आपका रेडियस निकालने का किसी के। उसने बोला है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो इक्वल टू है किसके, ए नॉट के। आर इक्वल टू ए नॉट ही आएगा, एन स्क्वायर बाय जेड लिखूंगी तो। अब वो मुझसे पूछ रहा है कौन से ऑर्बिट में बताओ, डी प्रोग्राइड वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो पहले मैं थर्ड ऑर्बिट में, मेरे पास भाई एक रिलेशन है 2 पाई आर इक्वल टू होता है एन लैम्डा, मेरे पास ये रिलेशन है। पहले तो मैं थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कितना है अगर वो निकाल लूं तो मैं लैम्डा निकाल सकती हूँ, बोलो भाई। अगर मैं थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कितना है ये पता कर लूं तो मैं लैम्डा निकाल सकती हूँ वैल्यू। ध्यान देना मैंने क्या बोला, कि अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाए कि क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस तो मुझे उसने बता दिया कि ये है आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है आर इक्वल टू ए नॉट आ गया, यानी कि इसमें जो आर है फर्स्ट ऑर्बिट का उसकी वैल्यू ए नॉट है, ए नॉट लेनी है आपको। जैसे आप 52.9 लेते हो तो उसने बोला कि ए नॉट लेनी है। अब मुझे अगर मैं रेडियस थर्ड ऑर्बिट का निकालूं, हाइड्रोजन एटम ही है ना दूसरा वाला भी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए तो भाई जेड की वैल्यू तो हो गई 1, लेकिन आपके ये ए नॉट एन स्क्वायर कितना हो गया थर्ड ऑर्बिट के लिए, 3 3 9, जेड की वैल्यू 1, तो एन ए नॉट आपका क्या हो गया भाई 9, एन ए नॉट के लिए 9 ए नॉट आपकी वैल्यू आ गई थर्ड ऑर्बिट के लिए। ध्यान देना है कि ये स्टेप लिख लेना अगर इन तरीके क्वेश्चन को कैसे करना है, कि फर्स्ट यू कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है आपने ये निकाला। उसके बाद आप लैम्डा निकाल सकते हो 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं 9 ए नॉट इक्वल टू एन लैम्डा, एन कितना है भाई, एन इसमें क्या होता है ये बात सबको पता है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट थर्ड है, और रेडियस आपने थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाला 9 ए नॉट आया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है लैम्डा की वैल्यू 6 पाई ए नॉट। यस यस मैम। क्लियर है कैसे करना है, पहला स्टेप बताना है, रिपीट करना है। संदीप, साची, भाई ध्यान दे लो, नीट के क्वेश्चन है, आ जाएंगे तो तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, रेडियस की भी सब कुछ याद रहेगा, एनर्जी कैसे निकालते हैं ये भी पता रहेगा, बड़े इजी से क्वेश्चन है आएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बुक के हिसाब से कर पाओगे। क्लियर है ये बात। सबसे पहले क्या करना है आपको, रेडियस निकालना है थर्ड ऑर्बिट का, क्या रहेगा यहाँ पे ए नॉट की जगह वो एक्स भी लिख के दे सकता है, वाई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई भाई? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ ले। अब थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है और फिर 2 पाई। भाई एक टर्म का मैंने अभी तक यूज नहीं, ये नाम शायद नहीं लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है पता है ना तुम सबको, पता है अंजलि ये बात हमें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? संतोष, सिया, नहीं नो मैम नहीं पता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने नहीं बताया अभी तक, वैसे भी आपका थर्ड चैप्टर में भी आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मीन्स बच्चे कौन सी स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम हो जाते हैं तो दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है भाई, लैबा, टोनी, सिया, सोनिया, जरा ध्यान दो इस बात को। अगर आप क्या बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम हो जाते हैं दो एटम्स के या किसी की भी जिसकी भी आप ले रहे हो तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसमें फ्लोरीन का कितने हो गए, एक नेगेटिव इसने ले चुका है तो कितने हो गए 10 हो जाएंगे। क्लोरीन का होता है 17, इसने क्लोरीन को कितने दिए, एक दिए तो क्लोरीन का हो गया 18। सोडियम का होता है 11, सोडियम में से इसने एक निकाला है तो इसका हो गया 10। मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम में से 2 निकाल दिए, मैग्नीशियम 2+, लैबा माइक ऑफ करो। मैग्नीशियम 2+ लिखा है बच्चे तो यानी कि इसमें से 2 निकाल दे तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10।
एल्यूमिनियम का 3+ लिखा हुआ है, अगर मैं एल्यूमिनियम इसमें लिखा है, इसमें तो कहीं एल्यूमिनियम दिया नहीं है आपको। पोटेशियम का कितना होता है कोई बताएगा? इसमें पोटेशियम आगे और था मतलब, लेकिन मैं ले नहीं पाई। पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? अरे माइक ऑफ रखो। 19 होता है, पोटेशियम प्लस लिया है तो 18 हो गया। और एक और ले लो, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम 2+ लिखा है तो कितना हो गया? कैल्शियम 2+ लिया है तो 18 हो जाएगा। स्कैडियम का होता है, स्कैडियम 3+ लिया है, स्कैडियम का होता है 21 और 3 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा? 18। तो आप इनमें सब में देखोगे पोटेशियम, क्लोरीन का भी 18 है, क्लोरीन का भी 18 है, कैल्शियम का भी 18 है, स्कैडियम का भी 18 है। बाकी सब में देखो अलग हो रहा है। लिथियम का तो भाई, लिथियम और सोडियम तो साथ हो ही नहीं सकते, एक निकालने के बाद लिथियम का 3 होता है, एक निकालने के बाद 2 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये दोनों साथ में नहीं है, ऑप्शन गलत। बेरियम, स्ट्रोंशियम दिया हुआ है, पोटेशियम और कैल्शियम, देखोगे तुम बेरियम और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर दिया होगा तो उस हिसाब से निकाल लोगे उसका, बेरियम और स्ट्रोंशियम, और कहाँ रह गया पोटेशियम। तो क्या है, दोनों के दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे किसी भी हालत में। ऐसे ही इनका भी, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसका भी 10 हो गया भाई, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। बट सल्फर का कितना होता है भाई? 16 होता है, और 2 और दे दिए। कितना होता है भाई सल्फर का? 16 होता है ना, तो इसके साथ तो ये बैठेगा ही नहीं। हाँ, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है हाँ या ना? यस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जब आपके इलेक्ट्रॉन सिंक हो गए तो आपका, चलो ठीक है, निकाल लोगे वाले क्वेश्चन, कर लोगे ना इजीली आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले। अब आ जाओ भाई, ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, अपने आप करके बताओ जल्दी से। हमने एक रूल किया है क्या? n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि n और प्लस l की वैल्यू अगर बढ़ी तो उसका एनर्जी भी क्या? ज्यादा। तो देखो यहाँ पे इनमें सबसे बड़ा किसका आ रहा है? n+l, डी वाले का। 3 और 2+ कर रही हूँ तो 5 आ रहा है मेरे पास, राइट? इसमें आ रहा है 5 और इसमें आ रहा है 4, इसमें भी 4 और इसमें भी आ रहा है आपका 3। तो भाई 5 वाला तो यानी कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो डी वाले ऑप्शन 2 है, सी और डी। उसके बाद बी दिया है, हाँ ठीक है, उसके बाद बी ही होगा, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है ना कि अगर आपके n+l दोनों सेम सेम हो जाएं, n+l दोनों अगर बराबर आ रहे हैं आपके, जैसे 4 और 4 आ रहे थे, तो जिसमें n ज्यादा उसकी एनर्जी क्या? ज्यादा इंक्रीज। तो इंक्रीज, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन बी वाला जो है, ठीक है, बी ही होएगा। अब ए और सी में बताओ कौन होगा पहले? मैम पहले सी होगा। पहले सी होगा, यस, पहले सी होगा फिर ए होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर लोगे मेरे ख्याल से। अब ऐसा कोई बच्चा जिससे समझ ना आई हो बात नहीं, पूछ लो, ये बहुत इजी पार्ट है। तनीषा शर्मा, समझ में आ गया बच्चे? रौनक, हाँ नाजो बोलो, नाजो पूछो। प्रियंका राय, पूछना पड़ेगा कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, ये कैसे हुआ? मैम समझ ही नहीं आया, आपने 5 4 3 लिख दिया तो। प्रियंका मैम मुझे भी क्या? मैम मुझे आवाज भी नहीं, आवाज नहीं आई बच्चे। अगर n+l मतलब ज्यादा, तो आपने इनके n+l लिख दिए, मैंने 3 4 5। तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा, तो डी उसकी एनर्जी ज्यादा, तो डी की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद इन दोनों में से बी और सी में से किसकी ज्यादा होगी? दोनों की 4 ही 4 आ रहे हैं, जिसका n ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो बी आ गया। नेक्स्ट सी में, सी वाले ऑप्शन में n की वैल्यू क्या है? दोनों की से ये n+l जिसका ज्यादा, 4 ज्यादा है, तो फिर सी आएगा और फिर ए। क्लियर हुई बात? n+l जिसका ज्यादा, सॉर्टर से लगा दिया, जहां इक्वल हो रहे हैं तो वहां n की वैल्यू को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको भी कल की क्लास में हमने किया है, पर मैं फिर रिपीट करूंगी क्योंकि क्वेश्चन मुझे बहुत सारी जगह दिखा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये। समझ रहे हो इस बात को? कल भी करा था ना ये क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन, बोलो भाई। ये बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन, और ये जेई में आया हुआ अभी 2023 में। Which transition of hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from N4 to N2 helium plus? देख लो भाई, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं आपके, जो मेन जेई के होते हैं, पर हम पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं होता, इसलिए चीजें टफ हो जाती हैं। विच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो पहले मैं वेवलेंथ उसने बोला है निकालो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी ट्रांजिशन रहेगी अगर सेम वेवलेंथ आपकी निकल रही है, जो कि निकल रही है हीलियम पे। हीलियम के लिए अगर मैं एनर्जी लिखूं बच्चे, तो मेरा फॉर्मूला पूरा ना लिख के मैं सिर्फ RZ लिख देती हूँ। RZ Z² 1/n² कितना भाई क्या होता है? N1 - N2 था, N1 -N2
यस मैम क्या था? टू ठीक है चलो, n1 जो है आपका 4 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आएगी, यही होगा। बोलो भाई यही होगी। z की वैल्यू आपकी कितनी थी? z स्क्वायर की वैल्यू थी, हीलियम के लिए होती है 2, तो 2 2 जा 4 लिख दो यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे 116 माइनस 1 4, मैंने कल भी बताया था भाई, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। z 16 4 जा 64 होता है, और इसमें से इसको माइनस करा, 4 में से 16 को आ गया आपका 12 ही, आज ये अलग क्यों आ रहा है? कल कुछ और वैल्यूज थी क्या? मैम -3 था ऊपर। हाँ कल शायद वैल्यूज अलग थी यहाँ पे, है ना, यहाँ वाली वैल्यूज जो थी वो अलग थी, है ना बच्चे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। किसी को याद है, किसी ने नोट डाउन किया था कल वाला क्वेश्चन? चलो अभी इसको इसी से सॉल्व करते हैं। 4 माइनस का 16 करा, माइनस 12 आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 6, 12 से काटा तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 आ गया। बोलो भाई, आर यस मैम 3/4 Yes, इक्वल टू आ गई आपकी किसकी वैल्यू? अरे भाई ये वैल्यू, वही तो मैं देखने आई। अरे रे रे शांत हो जाओ भाई, ये वैल्यू आपकी आ गई एनर्जी के लिए, है ना? हाँ या ना भाई, ये वैल्यू किसके लिए आ गई आपकी? एनर्जी के लिए। एनर्जी, माइक ऑफ करो। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अरे भाई माइक ऑफ रखो भाई। ई को मैं 1/λ लिख सकती हूँ, एच और सी तो दोनों कांस्टेंट है। आर मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर दिया, वहां कल वाली क्लास में हमने आर, अरे माइक ऑफ रखो सिया प्लीज, सिया। क्लास में ध्यान नहीं रहता, इधर उधर देख के ऐसे ऐसे करके माइक ऑन करके बैठ जाते हैं, बताओ। आर जेड बच्चे, मैंने यहाँ आर जेड लिख दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि कल उस वाली क्लास में मैंने 1/λ बताया था, है ना, तो यहाँ पे 1/λ ही लिख देते हैं, बाकी सब ठीक है। आर जेड और ये भी आर जेड और 1/λ, एनर्जी नहीं है ना भाई, याद आया कुछ? यस मैम ठीक है ना, आर जेड तो नहीं था, यहाँ पे 1/λ होता है आपका, ये सब इक्वल टू होता है आपके 1/λ के, तो 1/λ आपका 3/4 आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 ये आ जाएगा। अब आपको निकालना किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए फिर से लिखोगे 1/λ। 1/λ की वैल्यू कितनी है भाई? 1/λ की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाली लेनी है हमें, हीलियम से जो निकल कर आई है, आर जेड 3/4 इक्वल टू 1/λ। क्लियर है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है भैया, लिख लोगे आर जेड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही लिखना है ना? यस मैम आर जेड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कोई मुझे बता दो कि भाई ये 3/4, आर जेड से आर जेड तो कर गया, n1 और n2 की वैल्यू ऐसी मैं क्या लूं कि जो वैल्यू है वो 3/4 आ जाए? दीदी ये भी अगेन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात भाई, मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी वैल्यू के लिए? 1 लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा? 2, यानी कि n1 आपका 1 रहा होगा और n2 क्या रहा होगा आपका? 2। क्लियर है? बोलो भाई समझ में आया ना, कल भी किया था बच्चे। यस निधि मैम नाजो क्या हुआ भाई? मैं हाथ हैंड्स डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सेल, ये भाई क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं हम, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2n², है ना? नंबर अकोमोडेट करने, कितने नंबर अकोमोडेट होंगे 2n² का फॉर्मूला? 32 आ जाएगा। गुड। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन लैमिन सीरीज, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाइमर सीरीज निकालनी है। शॉर्टेस्ट हाइड्रोजन की देखिए भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है? जरा एक मैंने शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी बताया था लैम्डा का, चाहे तो तुम पीछे वाले को भी कर सकते थे, पीछे वाला भी कर सकते थे उसी से एक अभी, लेकिन अब मुझे याद आ गया, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू 911 लिख लो, 92 इसका स्क्वायर 91 का स्क्वायर अपॉन n1 n2 n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। याद है किसी को ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने? यस आपने 9 दूसरे वाले फॉर्मूले के का ये वाला बताया था। हाँ
ये बोला हुआ था कि ये वाला इजीली हो जा रहा है क्योंकि इसमें वो बड़ा सा नंबर जो होता है वैसे आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ये जो आगे से लिखे ना इनको कभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे दोस्त के बीच में कंपेयर पूछ लेगा तो आप डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका 1/λ, इसमें कहीं z भी आता है। अब z कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा भाई 1/z², क्योंकि जब 1/λ होता है तो वैल्यू कहाँ होती है, n² z होता है ना, z², उल्टा लिख दिया मैंने, z²/n² होता है, z²/n² होता है। तो जब मैंने इसको रिवर्स किया तो इधर भी रिवर्स करूंगी तो z² नीचे आ जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, है ना। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान समझ में आ गया भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको कब मिलेगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कब मिलेगी। फिर एक बात मुझे ध्यान से बताओ, देख के बताओ भाई, लाइमन सीरीज में n कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, 1 n2 n3। इस चीज को माइक ऑफ करो भाई, n=3। इस चीज को ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझ लो। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया क्या, कि अगर आपकी लाइमन सीरीज में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 से यहाँ पर आ रहा है तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए होती है, कम चाहिए होती है या ज्यादा चाहिए होती है, एज कंपेयर टू अगर वो ऊपर 4 से आएगा या 3 से आएगा। मैम कम चाहिए होती है। n2 से 1 में आने के लिए कम चाहिए या 4 से 1 में आने के लिए कम चाहिए। मैम 2 से 1 में। भाई अर्पिता मिश्रा कह रही हैं कि 2 से 1 में आने के लिए उसे कम एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू 4 से 1 में आएगा। बात ठीक है शिखा? अरे नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ये हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, ये n1 की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस वाले की कितनी एनर्जी होती है माइनस का, इस वाले की n2 वाले की एनर्जी कितनी होती है, अभी मैंने बताया था, याद कर लो इसको। कितना था सेकंड वाले की एनर्जी कितनी थी भाई, किसी को याद है? -3.4 वेरी गुड, वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी हो गई 2 वाले की। 3 वाले की और बता दो। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक जना बोलेगा शिक्षिका। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 51 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई किरण। -0.85। गुड। अब अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना होगा तो इन दोनों का डिफरेंस जो है भाई बड़ा आएगा एज कंपेयर टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अगर आप n2 से n1 में आ रहे हो तो आप क्या आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। और जब आप किसमें जा रहे हो, वो भी किसमें, माइनस का। और जब आप ऊपर से आ रहे हो 0.8 से लेके यहाँ पर आ रहे हो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, -3.4 माइनस का ये प्लस का, सॉरी प्लस का आ रहा है, प्लस का आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही 10 पॉइंट समथिंग 10.2। और ऐसे ही आप ऊपर से अगर निकाल n4 से n1 में आओगे तो कुछ एक डिफरेंस आएगा। कोई बताएगा भाई n4 से n1 में आने के लिए अगर मुझसे एनर्जी डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या लिखूंगी मैं, 12 पॉइंट कितना आएगा, 12.95। तो भाई n4 से 1 में आने के लिए 12.955 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो एनर्जी अगर हाई से लो पे आ रही है, यानी कि ऐसे ही इंफिनिटी से 1 पे आएगी, इंफिनिटी से 1 पर आएगी, तो मैं कहूंगी कितना आ रहा है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में, इंफिनिटी पे 0 हो जाता है हमारा वैल्यू, ठीक है। इंफिनिटी पे जो एनर्जी होगी वो 0 हो जाती है। तो 0 से, तो जैसे जैसे हम ऊपर से आते जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो ज्यादा लग रही है। एनर्जी ज्यादा लगना मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वो क्या होती है आपकी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्लियर हुई निधि बात मैं क्या बोल रही हूँ, जब एनर्जी ज्यादा मतलब कि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। तो क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कि आपका आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इंफिनिटी से। तो आप जो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है, यहाँ पे सारी चीजें अगर आप रखोगे, 1/λ वाले सही करते हैं भाई। इसमें जब वैल्यूज गिवन हो तब करना भी। इसको देखो 1/λ शॉर्टेस्ट मतलब कि कहां से आ रहा होगा, इंफिनिटी से आ रहा होगा। Rz हाइड्रोजन एटम है दोनों ही, नहीं एक हाइड्रोजन है लाइमन वाला और नीचे वाला उसने बोला है हीलियम से। Rz 1 का स्क्वायर, 1 बाय शॉर्टेस्ट मींस इंफिनिटी से आ रहा है वो, एंड 1 जो है आपका वो क्या है भाई, 1 है माइनस, और ये कितना आ रहा है आपका, इंफिनिटी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इंफिनिटी का स्क्वायर। तो आपका जो 1/λ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आरजेड। पूछी किसकी है उसने मुझसे, भाई कुछ मिस तो नहीं हुआ ना, लाइमन सीरीज यही होती है। हाँ ठीक है, वन नहीं होती है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है उसने बाबर की। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब बच्चे कहाँ से आ रहा है वो, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर। ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान देना। आप फॉर्मूला वही है, दोबारा नहीं लिख रही हूँ, बस हीलियम आ गया तो इसलिए मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। बात समझ में आई, यही फॉर्मूला होता है ना, 1 लैम्डा जेड, जेड का स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, यही होता है ना। यस मैम। यस मैम। गुड। अब आपके पास जो वैल्यू है n1 का स्क्वायर, जो वैल्यू है बच्चे वो कितना बोला है उसने, बामर सीरीज के लिए आ रहा है, तो n1 तो आपको क्या करना है, निकालना है कि कहां पर आएगा, ये है ना, एक बार बार देखना पड़ेगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज, आपको निकालना है भाई क्या होगा n1 स्क्वायर और माइनस n2 स्क्वायर कितना है आपका, मतलब बामर सीरीज है, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आके गिर रहा होगा आपका, सेकंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में। तो भाई 1 बाय लैम्डा की वैल्यू है n1 स्क्वायर, आप निकाल लोगे, हाँ या ना, n1 स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में निकालना है ना आंसर, बोलो भाई हाँ या ना, निकल जाएगी वैल्यू। 2 2 जा 4, 1 बाय लैम्डा, 2 2 जा 4। आप इससे चाहे तो वो ऊपर वाले फॉर्मूले में करते तब भी आप कर सकते थे, 4 माइनस n1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर n1 का स्क्वायर भी सॉल्व कर लेना इसको एक बार। 2 2 से 2, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और n1 की वैल्यू क्या आ रही है, अरे भाई उसने मुझसे वेवलेंथ पूछी थी, एक मिनट। हाँ, n1 नहीं पूछा उसने, मैं क्वेश्चन ही भूल गई और ध्यान से नहीं देखा, भाई ऐसा होता है एग्जाम में, मैंने बताया पेपर होता है कि आपने ऊपर देख रहे हो और नीचे जो है ध्यान नहीं जाता, कि मतलब नीचे हम पढ़ते रहते हैं तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हम वो नहीं देखा मैंने। क्या वो मुझसे लैम्डा पूछ रहा है, वो मुझसे लैम्डा पूछ रहा है और मुझे क्या बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी भाई, जब कहां से कहां आ रहा होगा तब लॉन्गेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट कब हो रही है, जब दूर से आ रहा है, पास में आ रहा होगा तो क्या होगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बोलो भाई, ये करना था। वो जब शॉर्टेस्ट उसने मुझे ऑलरेडी लिखा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जब वो अपने ठीक ऊपर से आ रहा है, हमने देखा था ना भाई, एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है जब वो ठीक ऊपर से आ रहा है, एनर्जी ज्यादा लगना मतलब वेवलेंथ शॉर्ट होना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब की लग रही है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी 1 बाय 4 माइनस 3 3 9, इसको माइनस करोगे 1 बाय सॉल्व करोगे हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोल दो, सारा ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो। 5 ऊपर आ जाएगा, 9 4 जो 36, 4 से 4 कट गया, 9 आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जो आपका इसका वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 बाय 9 बाय 5 आ गई लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, बोलो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझे, उन दोनों का कंपेयर करना है, जब उन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लैम्डा बाय 5। ठीक है भाई, पहले वाला जो लैम्डा आया है वो, उसको रखना है आपको इसके इक्वल टू में और वैल्यू आ जाएगी, कहाँ गया, यही था ना 9 बाय 5। ठीक है भाई, हाँ या ना। यस मैम। चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो कि देखा देखा सा कर रहा है पर थोड़ा सा अलग आया है। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस इज x। अब इसने लिथियम 2 प्लस की दी, अब रेडियस का फॉर्मूला अगर आपको बताओ, r इज इक्वल टू a नॉट, क्या था भाई, मैं फिर से बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे, n स्क्वायर बाय z। यस मैम। चलो रेडियस उसने बोला है, मैंने उसी टाइम बताया था कि a नॉट वगैरह कुछ उसको अलग दे देते हैं कभी, तो आप देख रहे हो भाई लिथियम के सेकंड ऑर्बिट के लिए a नॉट ही रखा, लिथियम का सेकंड ऑर्बिट है तो 2 2 जा 4, लिथियम का होता है आपका, z की वैल्यू कितनी होती है लिथियम के लिए 3। वो बोल रहा है कि ये r जो है ना ये इक्वल टू है x के, यानी कि आपका a नॉट जो है वो कितना आ गया 3x बाय 4। बोलो Yes, भाई ma'am. जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 3x बाय 4 आ गई। नेक्स्ट में वो मुझसे किसकी रहा है, पूछ रहा है कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस बताओ कितना होगा। अगे r इज इक्वल टू a नॉट की जगह मैं यही लिख दूं 3x बाय 4, n स्क्वायर कितना है इसका, कौन सा ऑर्बिट पूछ रहा था वो मुझसे, थर्ड ऑर्बिट, Second. नहीं, third. थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है तो 3 का स्क्वायर करूंगी तो 9 आ जाएगा। बेरिलियम का वो कितना होता है एटॉमिक मास z,
4, तो आंसर कितना आ गया 27, 4 4 16x। क्लियर है हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, रेडियस वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, फॉर्मूला रट गया अच्छे से कि क्या होता है और कैसे यूज कैसे करना है। पहले आपको एक स्टेटमेंट दी होगी जिसपे आपको ए नॉट फाइंड आउट करना होगा, दूसरी स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, उससे निकालना है ए नॉट की वैल्यू को रखकर। क्लियर है टोनी, तनीषा, बच्चे, रौनक, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है भाई इसी तरीके से पढ़ते रहो आप लोग, बिल्कुल हताश मत होना अपने बीच में कभी भी पढ़ते हुए। कभी ऐसा लगे ना वंदना या दीप्ति कोई भी कि भाई आप मैडम बस अब नहीं हमसे हो रहा, ये तो क्या ही भला है, पढ़ते रहो सारा दिन भर बैठ के, तो कांटेक्ट करके एक बार बोल लेना। ठीक है सिया, अर्पिता सुन रही हैं? ठीक है भाई पीयूष, मैम हम नहीं बताएंगे हैं। द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन। भाई हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, अगर आप उससे इसको निकाल पाओ तो बहुत अच्छा, आप मतलब बता पाओगे कि इसके अंदर यूनिपॉजिटिव स्टेट में बोल रहा है वो कि s इसके यूनिपॉजिटिव स्टेट का मतलब कि यानी कि यूनिपॉजिटिव माने कब, जब ये 54 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगा, यूनिपॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है भाई, अगर ये ए कोई था, इसका एटॉमिक नंबर 55 था, जब बोला है कि यूनिपॉजिटिव स्टेट मतलब कि इसका एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसका नंबर भी, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। ठीक है रितेश, अगर यूनि पॉजिटिव माने होता है कि उसके ऊपर एक, यूनि माने एक, डाई पॉजिटिव और डाई रहते 3, उसके ऊपर एक है ए नाम का कोई एक मेटल जो भी कुछ है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 55 है, और वो उसकी यूनि पॉजिटिव स्टेट में यानी कि ए प्लस वाली स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो मुझसे पूछ क्या रहा है कि इसमें s इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताओ। अगर मैं ये, एक तो तरीका है कि मैं इसकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक तरीका अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी हम सीखेंगे भी, थर्ड चैप्टर में करवाऊंगी जब सारा टेबल याद करवा दूंगी। हमारे पास यही सीख लेते हैं हम, अब हमें स्टार्ट करना ही है अगली क्लास से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ओ सॉरी नोबल गैस की सीरीज याद है किसी को, नोबल गैस वाले जो रहते हैं इस साइड, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसके बाद नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, जिनॉन का कितना होता है भाई कोई बताएगा मुझे, 18 होता है, 18। जिनॉन के बाद क्या आता है, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, भाई बता दो, ऐसे मत करो किसी के पास पढ़ा है तो। मैम रेडियन। है रेडियन हो जाता है जिनॉन के बाद, बोलो भाई क्या होता है। मैम रेडॉन। अरे नहीं नहीं, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, देखो ये मैडम ने गलत कर दिया है। ऑर्गन के बाद आता है आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन के बाद क्या आता है आपका, क्रिप्टॉन। ऑर्गन के बाद आता है आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है आपका जिनॉन। xenon। ठीक है, क्रिप्टॉन 36 रहता है और जिनॉन आपका रहता है 54। भाई हमने एक नंबर याद किया था ना, 2 8 8 18, हम उसी से निकालते हैं ये 18, 2 में 8 प्लस किया 10, 18 में 8 प्लस किया 18, फिर 18 में 18 प्लस किया 36, 36 में 18 प्लस किया 54, हाँ या ना? उसके बाद हम 54 में प्लस करते हैं आपका 32, तो आपका अगला आ जाता है रेडॉन का। तो ये आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखूंगी, सपोज मुझे स्कैडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, स्कैडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे पता है स्कैडियम से छोटा वाला नोबल गैस कौन सा है, ये ऑर्गन, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ऑर्गन के 18, तो ये आ गई, मुझे सारा 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो, ध्यान से समझना इस चीज को। आपको हर किसी में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 1s2 2s2 2p6 पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक एटॉमिक नंबर ऑर्गन से पहले वाला 18 देखा, कौन सा 20 जो आपका निकालना है उससे पहले वाला देखा कितना होता है, 18 होता है, तो 18 तो ऐसे के ऐसे लिख दिए। बचे कितने हैं आपके, बचे कितने हैं 18 के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, है ना भाई? हाँ ऑर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोई मुझे बताएगा ये कितने, ये 1s ऑर्बिट है, ये 2s, ये 3s ऑर्बिट रहता है आपका ऑर्गन के बाद, बोलो भाई। सो गई? यस मैम। कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है, जरा इसकी लिख के बता दो मुझे क्या रहेगी कमेंट में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ स्कैडियम की, मतलब स्टार्टिंग वाली लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 करके ऐसे लिखते हैं।
लिख रहे हो? मैम चैट अवेलेबल नहीं है। अरे चैट को ऑफ कर दो सर क्या? तो तुम लोग, ओ मैं कह रही हूँ आज कोई बच्चा मैसेज ही नहीं कर रहा। ये तो काफी दिन से ऑफ है। अरे बताना होता है, चैट थोड़ी ऑफ करती हूँ मैं, तो सिर्फ तुम लोगों की वीडियोस ऑफ कर देती हूँ, या ज्यादा से ज्यादा तुम लोग शोर मचाते तो माइक ऑफ कर देते। चैट शायद किसी ने करी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। चैट नहीं ऑफ करते हैं। ठीक है भाई, आपके जो ऑर्गन होता है उसमें 3s2 3p8 होगा लास्ट में, तभी से है ऑफ ना? है। किसका? आपका जो ऑर्गन होता है लास्ट में वो हो जाता है 3s2 3p6 करके खत्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सा आएगा 3p6 के बाद? 4s2 आता है, उसके बाद 3d1। यही होती है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्केडियम के लिए। बस समझ में आई? माइक ऑफ रखो। क्या किया है मैंने? ऑर्गन के जो 18 थे वो तो रहे, और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी है। एक होती है 1s, ये हो गई आपकी कितना होता है? आवाज नहीं आ रही। 2s2। मेरी वॉइस अभी क्लियर है? यस मैम। 2s2 2p6 इसकी होती है। नेक्स्ट करोगे 3s2 3p6। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हालांकि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी आपको अगले चैप्टर में शायद से, अगर आएगा तो, लेकिन आपको ये याद रखनी है। और ये जो नोबल गैस वाली है ना, इनको याद रखो। 4s2 4p6 इसके एंड में होता है, इसके 5s2 5p6 होता है। अब आपको आगे भरनी होगी आपको। बात सही है ना? ऑर्गन तक आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब बस 3s2 3p6 इसके आगे आपने इसके स्केडियम का फिल किया। तो इसी तरीके से जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 50 एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने थे? 54 हो गए 8+ एटम के। 54 वाली किस क्या होती है भाई? किससे मैच कर रही है? 54 वाली आपकी ज़ीनॉन के साथ मैच कर रही है ना? 5s2 5p6। यस मैम। 5s2 यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 5s2 5p6। लास्ट में 5s2 5p6 रहेगा। इसमें s ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे भाई? 1s2 वाले आएंगे, 2s2 वाले आएंगे, 3s2 वाले आएंगे, 4s2 वाले आएंगे और 5s2। कितने हो गए s ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल आएंगे s के। देखो भाई, पहला वाला तरीका आता हो तो उससे कर लो, नहीं तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे हम। तो आपके s के कितने आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसने नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे थे तो 10 आ गया आंसर। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। अगेन शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ भाई रिपीट है ये। ऑप्शन सी है इसमें, रिपीट है। कर लोगे भाई? ये था ना नहीं, ऑप्शन की थोड़ा सा इसका 5 होगा। माइक ऑफ करो। क्या बोल रहे हो भाई पीयूष? मैम इसमें ऑप्शन ए है। मैम इसका ऑप्शन है। हाँ, तो ऐसे भी हो सकता है भाई कि ऑप्शन तेरे में ए है, इसका ऑप्शन डी के बाद बी। यस ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन मूव इज प्रपोज्ड बाय बोर ऑर्बिट। यस, उसने बोला था कि बोर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बोर ने दिया था ये। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइज होता है। ये वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जो है उसके बारे में बताता है कि वो कहाँ है, क्या है, ये सब साइज बताता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, जो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो मैं बता रहा था ना, लाइनमैन बताया, उसने सब बताया। तो बोर वाले ने तो बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n और l। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या n और l बताते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल बच्चे कौन बताता है मेरा? ml। इस वैल्यू से पता चलता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है। एल तो सिर्फ मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता देता है कि कौन सा वाली शेप बता देता है, कौन से होगा, एस होगा, पी होगा, क्या होगा। आया ना दीप्ति? Yes, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट पूछी थी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन और एल? नो, एटॉमिक ऑर्बिटल मुझे पता चलता है मेरा ml से। अगर मेरे ml की वैल्यू जो -2 -1 0 ये सब होती है, मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो बता रही होती है ये। आया ना? यस मैम। Which of the following set quantum number is not allowed? बताया भाई क्वांटम नंबर में n की वैल्यू जो है वो जो भी होगी तो l की वैल्यू एक नंबर उससे कम होती है। ml की वैल्यू आपकी लाई करती है +L2 -L तक के, मतलब -L2 +L के बीच में। ms की वैल्यू 2 ही होती है, +½ और -½ और एक जैसी वैल्यूज आपकी नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है भाई? सी।
सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। भाई दिखने से ही पता चल रहा है कि 3 दे दिया, एल भी 3 दे दिया, तो ये वाला तो आपका इनकरेक्ट हो गया। 2023 का क्वेश्चन आया, 12th तक याद रह गई बात तो ठीक है भाई। 2 फॉर्मूले करवाए थे रेडियल नोड निकालने के और एंगुलर नोड निकालने का। रेडियल नोड मींस बच्चे n माइनस एल माइनस 1, यही था फॉर्मूला। बोलो भाई, रेडियल नोड का फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो। एंगुलर नोड मतलब कौन बताएगा मुझे? ये शिखा तुम बता सकती हो? प्रिंस, एंगुलर नोड मतलब कि क्या होता है? हाँ बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड शिखा। एंगुलर नोड मतलब कि क्या? एल। अब इसमें एल की वैल्यू क्या है? पी है। ये एल की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 1। बोलो भाई किरण, एन की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि एंगुलर नोड आपका क्या है? 1। रेडियल नोड कितने कैलकुलेट निकल रहे हैं भाई? रेडियल नोड बताओ 4p के लिए कितने होंगे? कौन बताएगा रेडियल नोड कितने होंगे? वंदना, क्या तुम बता सकती हो बच्चे? वंदना, उर्वशी, वंदना वंदना वंदना, मैम 2। कैलकुलेट करा आपने? 4 माइनस का एल और 1 माइनस एक और माइनस। मैम 2। हाँ बिल्कुल ठीक। तो रेडियल नोड है आपके 2 और एंगुलर नोड कितने हैं भाई? ये तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा इसमें मुझे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नोड पूछे हैं भाई, एंगुलर नोड नहीं पूछा। टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला क्या था? तभी मैंने सोचा भाई इस ऑप्शन n-1। बिल्कुल ठीक बात। टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला था n-1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं भाई? 3। टोटल नंबर ऑफ नोड है आपके 3। 2 and 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस मैम। चलो, Which of the following statement is correct? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की यही होती है। हाँ हमने देखी थी, यही थी ना भाई? थोड़ा सा जूम कर दूं। Which of the following statements are correct? नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव नेगेटिव वैल्यू। हाँ भाई, मैग्नेटिक के पास नेगेटिव वैल्यू भी होती है ना, -2+। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल फील्ड इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग एनर्जी में भरते हैं। हाँ भाई, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n-2। अभी किया है हमने n-1। -1 होता है। तो यानी कि उसने बोला है कि कितने करेक्ट हैं, तो ए बी सी सारे ही क्या हैं आपके? सॉरी ये नहीं, ए बी सी सारे करेक्ट है ना? बाकी डी गलत है बस एक। बोलो भाई यस और नो। यस मैम। यस मैम। तुम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, इफ ये भी कर पाओगे मेरे ख्याल से। अब इफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बोला है r3 है, फोर्थ ऑर्बिट की बतानी है कि क्या होगी, रिलेशन बताना है, ठीक है ना? थर्ड ऑर्बिट के लिए जो रेडियस निकालूंगी वो क्या हो जाएगी? a0 n² z था। n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्ड ऑर्बिट के लिए? 9, z आपका 1। तो a0 की वैल्यू आ गई कितनी? r3/9। अब इस r4 की जब आपने वैल्यू निकाली तो r3/9 रखा ऑलरेडी। क्या बोला है इसने? फोर्थ ऑर्बिट निकालना है आपको हाइड्रोजन का ही। n² 4 4 16, z की वैल्यू 1। बोलो भाई 16/9 r3, r4 is 16। आया ना समझ में? आया लेबा? प्रियंका राय क्लियर है बच्चे? पीयूष Yes, ma'am. ठीक है, माइक ऑफ रखो। क्लियर है ना ये बात? R3 का पहले निकालना है, इससे हमें A0 फाइंड आउट करने होता है, फिर अगले वाले में A0 की जगह उस वाले को पुट करना था जो पहले से निकाला। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इजी है। मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पॉजिटिव, मिनिमम एनर्जी पूछा है, यानी कि h/0 पूछा है, यानी कि ये वाली वैल्यू पूछी है उसने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको और h की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। बोलो भाई मिनिमम एनर्जी पूछे कि कितनी मिनिमम एनर्जी होगी। जो आपकी जो वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी तो होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है भाई सीमा? Which of the following pair of electron, the pair of electron present in degenerate, एक टर्म का मैंने अभी तक आपके सामने कभी भी यूज नहीं किया। degenerate मींस क्या होता है? वैसे जब आपकी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, p के अंदर माइनस ये वाला p x में, p y में, p z में, सुन रहे हो? p के अंदर एक ही n है, n एक ही है, उसमें p के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको हम ये सारे आपके जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, ठीक है? ऐसे D5 अगर है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो D के सारे इलेक्ट्रॉन मतलब L की वैल्यू, अगर इसके लिए भी L की वैल्यू, DXY के लिए भी L की वैल्यू 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, सबके लिए 2 है ना इनकी वैल्यू। L की वैल्यू जिसके लिए सेम रहती है वो क्या होता है? डीजनरेट होता है। तो L की वैल्यू इस वाले में भी 2, इस वाले में भी 2, और N की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। N की वैल्यू भी सेम है और L की वैल्यू भी सेम है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है आपका? डीजनरेट।
डीजेनरेट मीन सेम एनर्जी, डीजेनरेट मीन Same क्या, energy. सेम एनर्जी होना। चलो भाई, अब बाकी के क्वेश्चन जो भी आपके बच गए हैं मेरे ख्याल से आप वो खुद कर लेना, ठीक है भाई। Okay, ma'am. रेडियल नोड एंगुलर आप इनको खुद करके देखना। एक क्वेश्चन बस ये वाला देख लो, 3s के लिए बोला है कि कौन सा ग्राफ होगा। 3s में हमारे पास कितने नोड होंगे, टोटल नोड 3s के लिए टोटल नोड की वैल्यू क्या होती है, 2 होंगे ना 3s के लिए, n-1 2 नोड। तो 2 नोड कौन से वाले शेप में बन रहे हैं, कौन से वाले ग्राफ में बन रहे हैं, इस वाले में बन रहे हैं, डी वाले में, एक नोड दूसरा नोड, है ना। नोड मीन्स जब आपका 0 पे आ जाता है। डीपीपी बचे, यही हो गई जो डीपीपी है ना सॉल्व, ये क्वेश्चन जो बचे ये सारे डीपीपी हो गए अब आपके, ठीक है। इनको खुद सॉल्व करना। चलो क्लास को एंड करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन इनको बाकी ये खुद करके देखना, ठीक है। Okay, ma'am.